क्लास 8 लेसन 11 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक की आप यहाँ पर कहानी पढ़ेंगे। आप अभी तक जो आपने पढ़ा है आपकी बुक के हिसाब से वो ये पढ़ चुके हैं आप। भारतीय भूक्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा और रियासतों का अधिग्रहण, नए कानून और प्रशासकीय संस्थाओं की शुरुआत, किसानों और आदिवासियों की ज़िंदगी में बदलाव। ये चैप्टर आपके वैसे डिलीट हो चुका है, फोर्थ जो यहाँ पर है, किसान और आदिवासियों की ज़िंदगी में बदलाव। 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव, ये ठीक है। महिलाओं की स्थिति से संबंधित वाद विवाद, ये भी हमने कर लिया, अभी किया है। जाति व्यवस्था की चुनौतियाँ, सामाजिक और धार्मिक सुधार, और ये अब करेंगे 18 स्थान का विद्रोह, उसके बाद की स्थिति। फिर हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों का विकास। इन मुद्दों के बारे में आपने कुछ पढ़ा, उसके आधार पर क्या आपको लगता है कि भारत के लोग अंग्रेजी सरकार से असंतुष्ट थे? यदि हाँ, तो विभिन्न समूह और वर्ग क्यों असंतुष्ट थे? अर्थात इतनी नॉलेज हमें हो गई है तो आपको ये बताना है कि क्या अब भी भारतीय जनता ब्रिटिश शासन से संतुष्ट नहीं थी। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। राष्ट्रवाद का उदय, ये टॉपिक यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट क्लास में भी आएगा। ये नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा इंडिया से बाहर आएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यहाँ पर निम्नलिखित जो अभी ऊपर हमने पढ़े हैं बदलाव, उन बदलावों ने लोगों को एक सवाल सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि यह देश क्या है, किसके लिए है, और इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया। भारत का मतलब है यहाँ की जनता। भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले सभी लोगों का घर है। यह देश और इसके संसाधन और इसकी सारी व्यवस्थाएं उन सभी लोगों के लिए है जो इस देश में रहते हैं। इस जवाब के साथ ही ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों और यहाँ के लोगों को जिंदगी भर कब्जा जमाए हुए हैं। भारत के संसाधनों पर जिंदगी भर के लिए कब्जा जमा रखा है और यह तब तक नियंत्रण खत्म नहीं होगा जब तक कि भारत के लोगों को आज़ादी नहीं मिल जाती। यहाँ के लोगों का अर्थात भारतीयों का यहाँ इन पर अधिकार नहीं हो सकता जब तक ये नहीं होगा। यह चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी। 1870 और 1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में यह विचार और गहरा हो चुका था और इन संगठनों की बागडोर वकील और अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथ में थी। अर्थात इस तरह के जो विचार पैदा हो रहे थे और इस प्रकार जो संगठन बने, उनके जो बागडोर थी वो वकीलों और पढ़े लिखे पेशेवरों के हाथ में थी। पुन्ना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस तरह के प्रमुख संगठन थे। नेक्स्ट है पुन्ना सार्वजनिक सभा, नाम को ही गौर से देखिए। सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों के लिए या सब लोगों का या सब लोगों के लिए। सर्व का अर्थ होता है सभी और जन का मतलब लोग। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हों। संप्रभु यहाँ पे नया वर्ड आया है, संप्रभु, अर्थात देश के जो मामले होते हैं वो बिना बाहरी हस्तक्षेप के देशवासी ही निपटा दें। बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता, ये संप्रभु है। संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा से चलते हैं कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। 1870 और 1880 के दशकों में
ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ है। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित कर दिया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया। आर्म्स एक्ट कब पास किया गया? 1878 में। क्या था ये? भारतीयों के पास अपने हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पास किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। और 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। अब अंग्रेजों की विरोध की वजह से अंग्रेजों ने इस बात का विरोध किया और विरोध करने से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया। तो भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेज़ों की असली रवैये का सब लोगों को पता चल गया। अर्थात ये था इसमें कि अगर अंग्रेज अधिकारी और भारतीय अधिकारी जो न्यायाधीश के रूप में हैं, अगर उनसे कोई गलत काम हो जाता है या अपराधी घोषित किए जाते हैं तो उन पर मुकदमे जो है चल सकते हैं। इससे अंग्रेज़ों को ज़्यादा चिंता हुई। इस प्रकार इस बात का अंग्रेज़ों ने विरोध किया और इस कानून को वापस ले लिया। कानून को वापस लेने पर भारतीयों ने इसका बहुत विरोध किया। इससे भारतीयों को अंग्रेज़ों की असली हकीकत का पता चल गया। अब आगे पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना की ज़रूरत थी। अर्थात एक अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत थी। 1880 से ही महसूस की जा रही थी, परंतु इल्बर्ट विधेयक से इस इच्छा को और अधिक बल मिला। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य, ये प्राय बम्बई और कलकत्ता के ही थे। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने की भूमिका प्रदान की। तो एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी था, उनके सहयोग से ये जो आज की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना हुई थी। अब प्रचारक वर्ड आया है यहाँ पे, इसका क्या मतलब है? ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रसार, रिपोर्ट्स, बैठकों में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रचार प्रसार करता है। ये दादा भाई नौरोजी की फोटो है। इसमें दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई थी। मेन पर्सन यहाँ पे है कि दादा भाई नौरोजी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी जिसकी जो रिजल्ट्स थे उनकी आलोचना की गई थी ब्रिटिश शासन के दौरान। तो ये आपने पढ़ना है। और यहाँ पर ये कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रचार कर रही थी। जनवरी 1886 में इंडियन मिरर नामक अखबार ने लिखा, बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। इसी तरह बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में अध्यक्ष बने ये, और इन्होंने कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था, यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की संस्था है और यह सभी समुदायों के लिए कार्य करेगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक्स।